आज हम लगा रहे हैं सेट 7 जो कि 22 अगस्त 2017 को हुआ था। नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पुलिस कांस्टेबल जो 2017 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनका डीप एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम रीजनिंग के एनालिटिकल क्वेश्चन और मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको 1% भी आपके लिए हेल्पफुल लगती है और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। यदि वीडियो आपको किसी भी प्रकार से बुरी भी लगती है तो डिसलाइक भी करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा ताकि उस गलती को मैं अगली बार ना करूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन थ्रोइंग अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4। एक पासे को फेंकने पर 4 नहीं आने की संभावना क्या होगी? देखिए, हमारा जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा क्या होता है रिक्वायर्ड केस और नीचे हमारे क्या हो जाता है टोटल केस आ जाता है। हर बार की तरह वही करेंगे। अब एक पासे को यदि फेंक रहे हो तो आप ये बताइए कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं बोल रहा हूँ कि 4 आने की आप प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, क्योंकि पासे में एक ही बार 4 आता है। ठीक, यदि 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी टोटल यदि 100% प्रोबेबिलिटी देखें तो 1 होती है। 1 में से 1/6 को माइनस कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा? 5/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 3 व्यापारियों ने प्रदर्शन कक्ष को 25,200 के रूप में किराए के रूप में लिया। प्रथम व्यापारी ने 20 विद्युत वस्तुएं 8 दिनों के लिए, दूसरे ने 25 विद्युत वस्तुएं 8 दिनों के लिए और तीसरे व्यक्ति ने 16 विद्युत वस्तुएं 9 दिनों के लिए रखी। तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा किराया कितना दिया गया? ठीक है, ये तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी मान लो। थोड़ी दूरी करवा देते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, पहले ने क्या करा है? 20 वस्तुएं 8 दिनों के लिए रखी हैं। दूसरे ने क्या किया? 25 वस्तुएं 8 दिनों के लिए रखी हैं। और तीसरे ने क्या किया हुआ है? तीसरे ने किया हुआ है 16 वस्तुएं 9 दिनों के लिए रखें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कुछ कट रहा है क्या? कट रहा हो तो काट दो। 8 से 8 8 8 दूनी 16, क्योंकि रेशो के फॉर्म में हमारा रहता है तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे? अब बता दीजिए, जो भी बचा हुआ, ये बचा है 20, बचा है, ये बचा है 25 और इन 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये बचा है 18। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 20, 25 और 18। ठीक, अब हमें इसको क्या करना है? इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल किराया निकल आएगा। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 20, 25, 45, 18, 60, 63। हमारा कितना आ रहा है टोटल? 63 आ रहा है। ठीक, अब इस 63 को आपको क्या करना है? 63 को आपको डिवाइड करना है 25,200 जो हमको दिया हुआ है, इसको हम 63 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 4 बार। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 400। अब इस 400 का 20 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 8,000। तो 8,000 हमारा किस ऑप्शन में है? इसमें है, बाकी और करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक नल ए है, किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। नल बी है, वो 15 घंटे में भर सकता है और नल सी 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों नल एक साथ खुले होने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी? तो देखिए, जो खाली करता है उसे हम माइनस कर देते हैं हमेशा, बस इतना सा याद रखना, बाकी कुछ इसमें है नहीं है स्पेशल। ए, टंकी को कितनी देर में भर रहा है? अच्छा नीचे लिखता हूँ। ए टंकी को कितनी देर में भर रहा है? ए टंकी को भर रहा है 5 घंटे में। नल बी है, वो टंकी को 15 घंटे में। और नल जो सी है, ये माइनस वाला है ना, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। ये कितनी देर में खाली कर रहा है? 10 घंटे में। टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं कि हमें कितना पानी भरना है। तो तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा। और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस हो जाएंगे? कि ये टंकी को भरना है पाइप ए और बी, लेकिन ये तीसरा वाला है ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस किया तो 8, इसमें से 3 माइनस कर दो तो फाइनल हमारे पास कितना बचा? 5। तो हमारा जो हर मिनट में है, वो टंकी हर घंटे में हमारी टंकी में 5 यूनिट पानी जा रहा है। टोटल कितना यूनिट पानी भरना है? 30 यूनिट पानी भरना है। तो 30 में हम 5 से करेंगे डिवाइड, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 घंटे।
ये देखिए 6 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू की आयु का गुणनफल 35 है। तो पी इंटू क्यू की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 35 है। पी और क्यू की आयु 2 वर्ष का अंतर है। पी और क्यू की आयु में 2 वर्ष का अंतर है और इनमें से पी बड़ा है, तो पी बड़ा है तो पी को आगे रख दो, क्यू को पीछे रख दो और इनमें 2 साल का अंतर रख दो। अब देखिए आप एक ऐसा नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाए और जिनका डिफरेंस निकाले तो 2 आ जाए। साफ साफ दिख रहा है 7 और 5। 7 और 5 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है और इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा 2 आता है। ठीक, तो अब उन्होंने पूछा पी की आयु बताइए, तो उन्होंने बोला पी बड़ा है तो पी की आयु क्या हो जाएगी, 7। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चावल के मूल्य में 20% की कमी आ जाने से, गिरावट हो जाने से कितने प्रतिशत चावल की खपत में बढ़ोतरी की जाए जिससे कि समस्त बजट परिवर्तित ना हो। एक बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो मूल में यदि हमारी वृद्धि होती है या फिर कमी होती है तो कंजप्शन हमारा उसका विपरीत हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये 20% तक की गिरावट आ गई, तो हमारे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी रही होगी, 100 रही होगी, 100% रही होगी। 20% की गिरावट आ गई तो 20% की गिरावट के बाद अभी वो कितने की मिल रही होगी, 80 रुपये की मिल रही होगी। तो अब ये बोल रहे हैं कि चावल की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे कि समस्त बजट अपरिवर्तित रहे, मतलब परिवर्तित ना हो। तो इसमें आप क्या करो, हमारी कितने परसेंट की कमी हुई है, टोटल 80 की कमी हुई है। नीचे इन दोनों का डिफरेंस रख दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1 मिनट, ऐसा नहीं होगा, उल्टा कर दिया मैंने। ऊपर क्या रख दो, ऊपर रख दो इन दोनों का डिफरेंस 20 आएगा, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, नीचे हमारी कितनी हो गई करंट वैल्यू 80। डिवाइड कर दो 100 से, 0 से 0, ये इससे क्या 4 बार और इससे कट जाएगा 25 बार। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 25%। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, बहुत आसानी से समझ लो पहले। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये हमारा रहा कंजप्शन। तो कंजप्शन नहीं, प्राइस से शुरू करते हैं। हमारा जो प्राइस होता है वो कंजप्शन का उलट होता है, या फिर जो कंजप्शन होता है वो प्राइस का उलट होता है। यदि हमारा प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा जो, देखो इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 20% तक की गिरावट हो रही, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके यदि हम लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे, 1/5, मतलब ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 20, तो 20×5 100 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, अब मतलब 5 रुपए की चीज 4 रुपए की हो गई है। ये मेरा क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है प्राइस। यदि प्राइस इतना दिया है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा, कंजप्शन हमेशा कम हो जाता है। तो बस इसने यही पूछा कि हमारे अपरिवर्तित रहे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1। अपरिवर्तित करना है कंजप्शन को, तो नीचे हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ये जैसा है वैसे ही रखने दो, कंजप्शन को अपरिवर्तित रखेंगे, मल्टीप्लाई किसने करेंगे, 100 से, कितना आ जाएगा, 25। ऐसे कर लो वैसे कर लो, दोनों तरीके से आंसर हमारा 25 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक 5 वर्ष में 5% तक बढ़ती है। क्षेत्र में औद्योगिकरण के कारण पड़ोसी स्थानांतरण की वजह से जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई है। तो ज्ञात करिए कि वर्तमान जनसंख्या 44,000 और 45,000 के बीच में है। तो निम्न में से कौन सी वर्तमान जनसंख्या हो सकती है। देखो बहुत सिंपल है, 5% बढ़ रही है, लेकिन कितनी देर में बढ़ रही है, 5% बढ़ जाती है 5 साल में। ठीक, तो देखिए हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, 5% यानी 5% को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, नीचे 100 आता है। 5% को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 5/100 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। तो मतलब ओरिजिनल वैल्यू नीचे जो होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो वैल्यू मेरी कितनी हो रही है, 20 से, इसको अच्छा मैं ऊपर कर लूँ थोड़ा, वैल्यू कितनी हो रही है, 20 से 1 की बढ़ोतरी हो रही है, कितना हो रही है, 21। 2 बार बढ़ रही है, 20 से 21। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगी पहले की जनसंख्या, अभी स्टार्टिंग, अभी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगी मेरी प्रेजेंट की जनसंख्या। ठीक, तो अब जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, उसने क्या पूछा, वर्तमान जनसंख्या पूछी, मतलब 441 का मल्टीपल पूछा हुआ है कुल मिला के। तो 441 का मल्टीपल क्या, एक ही दिख रहा है, देखो 441 का मल्टीपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से 2 गुनी है और तृतीय संख्या की 4 गुनी है। कौन है 4 गुनी, प्रथम संख्या। तो 3 संख्या ले लो, ये रही एक संख्या ए, दूसरी संख्या रही बी, तीसरी संख्या रही सी। तो क्या बोल रहा है,
प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से 2 गुनी और तृतीय संख्या से 4 गुनी है। तो यदि मैं तीसरी संख्या को मान लेता हूँ 1, तो चौथी और तो मेरी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ये हो जाएगी 4। और ये जो प्रथम संख्या ये द्वितीय संख्या से कितनी है, 2 गुनी है। 2 गुनी है तो ये कितनी रही होगी, 2 रही होगी। ठीक, अब इसको क्या है, ये रेशो के फॉर्म में रहती है हमेशा जब इस प्रकार भी आता है। तो ठीक, इसको ये हम कितना मान लेंगे, 1x 2x और 4x। इन तीनों को एवरेज हमें कितना दिया है, 56 दिया है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज मतलब इन तीनों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड लगा दो और 56 बराबर में लिख दो। तो इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं जोड़ देता हूँ। ठीक, इन तीनों को अपन जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा। डिवाइड लगा देंगे हम किससे, इस चीज़ को भूल जाना अपना, वरना बोलो कि ये कहाँ से आ गया। 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 4 6 7, 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मेरा 56 है। 7 से ये जाएगा 8 बार, तो मेरे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24। इस 3 का इसमें करूँगा मल्टीप्लाई, तो कितनी आ जाएगी, 24 निकल के आएगी। पूछा क्या है, दीर्घतम और लघुत्तम संख्या के बीच अंतर बताइए। तो दीर्घतम और लघुत्तम संख्या, जो हमारी बड़ी संख्या है वो 4x है, छोटी संख्या 1x है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3x। तो 3 में मैं 24 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 72। ये मेरा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब एक रेडियो का मूल 20% कम हो गया तो उसके विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई, तो विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मूल हमारा कम हो रहा है और फिर ज़्यादा हो रहा है, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। मतलब ए, सॉरी कहाँ गया, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, प्लस हमारी बढ़ती हुई संख्या को बता रहा है, माइनस हमारी छोटी वाली संख्या मतलब घटती हुई संख्या को बता रहा है। तो ए की जगह क्या हो रहा है, देख रेडियो का मूल्य पहले 20% कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है मतलब माइनस का 20 लिख दो। 20% कम हो रहा है मतलब माइनस का 20। उसके बाद विक्रय मूल्य में 80% की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है मतलब 80 प्लस का लिख दो। अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि एक नंबर मेरा प्लस का, एक नंबर माइनस का है। और ऊपर कितना आ जाएगा, ए की जगह 20, बी की जगह 80, नीचे कितना आ जाएगा 100। 1 2 ये हमारा कट गया, 8 दूनी 16। तो हमारा फाइनली कितना आ गया, 20 प्लस 80 माइनस का 16, और इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस का 44। इसका मतलब 44 की वृद्धि हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थिर जल में नाव चला सकता है। मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, मान लो बाय की चाल हमको दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ठीक है। यदि वो धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट यात्रा करता है, धारा के विपरीत और धारा के साथ 30 मिनट में यात्रा करता है, तो वो कुल कितनी दूरी तय करता है। तो दूरी तो हमें पता नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो S बराबर डी अपॉन टी। ठीक, तो हमारा एक टाइम हमारा सिंपल दिया हुआ है, मतलब एक टाइम दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टी बराबर डी अपॉन एस। ठीक, उससे भी एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप डाउन स्ट्रीम जाते हो, मतलब जब धारा की दिशा में जाते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं तो एक्स और वाई जो है वो जुड़ जाता है। और जब धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, मतलब जब धारा के साथ जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, और धारा के जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको याद रखना है, बस यही कंसेप्ट हमारा यूज होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको रब करता हूँ और हम सॉल्व करते हैं। चलिए हटा दीजिए, हटाओ, हट जाओ हट जाओ। चलिए ये हट गया। अब हमारा क्या है, डी तो हमें पता नहीं है, तो डी हमने ऊपर रख दिया, डी का तो डी रख दिया। नीचे एक बार हम क्या कर दो, जाते हुए कर दो, मतलब धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में हम जाएंगे तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी 12। आगे अभी गया भी है और लौट कर भी आया है, तो डी बराबर, जब लौट कर आया है तो स्पीड इसकी कम रही होगी, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, बराबर में कितना रख दो 30 मिनट, 30 मिनट है। अब देखो यहाँ पे 30 मिनट दिया है और हमारा ये क्या है, घंटे में दिया हुआ है, तो इसको भी मिनट को आप घंटे में बदल लो। जब मिनट को घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से हमें डिवाइड लगाना पड़ता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ रख देता हूँ मैं 24, और 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 2D, 8 3 24, ये हो जाएगा 3D। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आती होगी। और इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2।
आगे वो सॉल्व करते हैं। जब 1/2 आ जाएगा, इस 2 से ये कितना चला जाएगा 12 बार, ये 12 हमारा ऊपर जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा डी, और ये कितना हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 12। तो डी की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12/5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 2, 5 चौको 20, 2.4 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि वो कुल कितनी दूरी तय करेगा। देखो 2.4 किलोमीटर वो गया और 2.4 किलोमीटर वो आया, मतलब 2.4 कितना होता है, 2.4 किलोमीटर तो वो गया और 2.4 किलोमीटर वो आया, तो कितना हो गया 4.8। वो यही तो पूछा, टोटल उसने कितनी दूरी चली है, उसने चली 4.8, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक है आंटी आंटी अगाथा है और अंकल रोजर है, उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:6 है। तो मैं अगाथा को ए लिख देता हूँ और एक अंकल रोजर है, रोजर को मैं ऐसे लिखता हूँ। इसका रेशो कितना है 5 रेशो मेरा 6 दिया हुआ है। ठीक, यही अनुपात उनके बच्चे सुजैन और बर्नार्ड के अनुपात है। अच्छा, यही अनुपात उनके जो बच्चे हैं सुजैन और कौन है बर्नार्ड, कितना है सेम है 5:6। आगे क्या दिया, सुजैन और आंटी अगाथा की आयु का योगफल, अगाथा ये है, सुजैन ये है। ठीक है, आयु का योगफल 5 वर्ष पहले 60 था, 5 साल पहले 60 था, तो 5 वर्ष बाद बर्नार्ड और अंकल की रोजर की आयु का योगफल क्या होगा। अब देखो जब 5 साल पहले ये कितना था, इतना था 5 × 5, मतलब इनका एडिशन की बात कर रहे हैं, इनका एडिशन कर दो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वाली बात हो रही है, तो इसे माइनस हो जाएगा हमारा। अब हम डायरेक्टली माइनस तो कर नहीं सकते, तो इसको आप x के फॉर्म में मान लो, इसको आप y के फॉर्म में मान लो। ठीक, अब तो ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले हमारा कितना हो जाएगा 5x - 5 प्लस इसकी वैल्यू भी 5 है, तो 5/-5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। ठीक, इन दोनों को जोड़ दें तो 5/5 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू में 60। इसको जब मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी x और प्लस y की वैल्यू निकल के क्या आएगी, x और प्लस y की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 14, क्योंकि देखो 10 को जब इस तरफ मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा 17, और इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लूंगा, 17 में 5 से डिवाइड लगाऊंगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा x प्लस y कितना आ जाएगा 14। ठीक, अब x प्लस y मुझे याद रखना कितनी वैल्यू है 14 है। अब आगे क्या दिया है, आगे पूछा 5 साल बाद बर्नार्ड और अंकल की आयु, बर्नार्ड और अंकल रोजर की आयु 6 और 6 है। तो ठीक, अब मैं उसको रब कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अब उन्होंने बोला है 5 साल बाद उन दोनों की एज, तो उन दोनों की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 5, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 5 साल बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। अच्छा, यही तो पूछा है। ठीक, तो देखो इन दोनों में से जोड़ दो इन्हें, 6x 6y कितना हो गया 10, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, कितना बचेगा x प्लस y प्लस 10। अब x प्लस y की वैल्यू कितनी है 14 है, तो रख दो 6 × 14 प्लस 10, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, 14×84 प्लस 10 कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 94, तो आंसर हमारा 94 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, शहर ए से बी तक यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, फिर अगले 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, फिर आखिरी के 5 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। संपूर्ण सफर के लिए उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। जो मेरा एवरेज स्पीड होता है, ऊपर हम क्या रखते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब कुल चली गई दूरी, और नीचे आ जाता है टोटल टाइम कि उसको चलने में कितना टाइम लगा, कुल मिला के ये वाली बात होती है। ठीक, तो डिस्टेंस निकालो, हमारा क्या दिया है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एस बराबर डी अपॉन टी होता है। ठीक, एस बराबर डी अपॉन टी से निकाल लेंगे, तो हमारी कितनी स्पीड से चल रहा है, यहाँ से यदि हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एस इंटू टी इज इक्वल टू हमारा होता है डी।
तो पहली वाली डिस्टेंस हम करेंगे, यदि 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक चलेगा तो कितना चलेगा, 350। दूसरा वाले की यदि हम बात करते हैं, कितने से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलेगा, मतलब 100। और अगले वाले की यदि हम बात करते हैं, 5 घंटे 45 की स्पीड से चलेगा, मतलब ये होता है 225। ठीक, नीचे क्या रख देंगे, नीचे हम रख देंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे, 2 घंटे, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे और ये 5 घंटे, कितना हो गया, 9 घंटे। तो इन सबको जोड़ दो, जगह कम है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। जब हम जोड़ देंगे तो अच्छा, फॉर्मूले को भी हटा देता हूँ। और जब हमने इसको जोड़ा तो जोड़ने पे हमको कितना मिला, 0 ये आ जाएगा 5, 5 4 6 7 7, ये आ जाएगा 6, और एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, देख लेते हैं। 35 100 प्लस 2 टू 5, 45 55 25 इंटू 5। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 475 के आसपास कुछ आएगा। ठीक, और इसको फिर हम डिवाइड लगा देंगे 9 से। जब 9 से डिवाइड लगाएंगे तो 9 पन्ना 45 होता है, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये नहीं, ये आएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, चलो मैंने सॉल्व कर लिया क्योंकि टाइम अपन वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार अपन वैल्यू देख लें, वैल्यू अपनी सही है क्या, 70 दूनी कितना होता है, 140 होता है। गड़बड़ हो गया, देखो ये अपना 350 ना आके कितना आएगा, ये 17 है, 17 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 आता है। सॉरी इसके लिए ना, अब सही आ जाएगा, अभी मिस्टेक आ रहा था। तो कितना आ जाएगा, 140 ऐड करेंगे 140, हम ऐड करेंगे 100 में तो ये आ जाएगा 240, 240 में हम ऐड करेंगे 225, तो ये हमारा आ जाएगा 465। 465 हमारा टोटल आ जाएगा, 465 में डिवाइड लगाएंगे 9 का, अब आ जाएगा हमारा 51.66। ये हमारे आंसर। ठीक है, हो जाती हैं छोटी मोटी गलतियाँ, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि x इजिकल टू 3 को यहाँ पे एक इक्वेशन दी, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6, और यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन दी है, ये दोनों गुणनखंड है, तो 6p और 5q की वैल्यू बताना है। एक बात आपको समझ आ रही है, यहाँ पे p है तो हमारी जो पहली वाली इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसमें p दिया हुआ है, और यहाँ पे q है तो सेकंड वाली इक्वेशन में q दिया हुआ है कि नहीं। अब इसमें आप क्या करो, ये जो 3 है ना, x इक्वल टू जो 3 दिया हुआ है, इसको ना इस इक्वेशन में रख दो। पहली वाली जो इक्वेशन है अपनी कितनी है, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6, इसमें x की, इसको 0 के बराबर रखो पहले, और इसमें x की जगह कितना रख दो, 3 रख दो। तो जब यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 227। x की जगह 3 रखेंगे तो x का 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 6 इजिकल टू 0, है कि नहीं। आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। जब इसको हम सोल्व करेंगे, 18 में 6 जोड़ दो 24, 24 में ये जोड़ दो, कितना हो गया 27। ठीक है, तो हमारा 3p इज इक्वल टू, माइनस में हमारा कितना पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा 51, और जो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 17। ये समझ आया, p की वैल्यू माइनस की 17 आ गई। अब सेकंड वाला जो है, अब एक बार q की वैल्यू, p की वैल्यू इसमें रख दो, तो p की वैल्यू जब सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आएगा 9, 5 दिया 15 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो क्यू का यही रहा, 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6 बचा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पी की वैल्यू आ गई -17, क्यू की वैल्यू आ गई +6। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 17, ये माइनस का है, प्लस 5 इंटू 6, क्यू की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 17 टू 6 जगह कितना होता है 102, 102 हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, 0 है, ठीक, प्लस 6 पंजे 30, इसमें से जब हमारा जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 72, तो माइनस का 72 हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक संख्या में 2 अंक हैं जिसका योगफल 8 है, यदि इन संख्याओं को में से 18 घटा दिया जाए तो प्रतिलोमित हो जाती है, मतलब ये बदल जाती है। जैसे मान के चलो कि पहली संख्या 15 है, यदि इसमें से मैं 8 माइनस कर दूंगा, इसमें से यदि 18 माइनस कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी।
इस टाइप की हो रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर लिया करो। तो बाय ऑप्शन हम कैसे करेंगे, देखिए 8 और 0, 8, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। इसमें से जब मैं 18 माइनस करूंगा, क्या ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2, 2 आ गया तो वैसे ही नहीं होगा, ये होगी पलट के। ठीक, 53 है, 53 में से यदि मैं 8 माइनस करूं, सॉरी 8 नहीं 18 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 गया बचा 3। ये देखो पहले संख्या कितनी थी 53, अब पलट के कितनी हो गई है 35। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2880 रुपये को 7:11 के अनुपात में दो भागों में बांटना है, तो दीर्घतर भाग बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ करना नहीं, चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये हमने वैल्यू लिखी, बड़ा वाला भाग क्या है 11, तो 11 को ऊपर लिख दो, नीचे क्या लिखते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 11 और 7 का कॉम्बिनेशन कितना होता है 18 होता है। ठीक, इसे 18 की टेबल से उड़ा दीजिए, यदि नहीं उड़ा रहे हैं तो आप कितनी की टेबल से, 2 से टेबल से कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 2 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0 की 0, 2 नाम 18। अब आप इसे 9 से उड़ा दीजिए, 9 एकम 9, ठीक है, कितना बचा 5 बच गया, 9 छक्का 54, और ये 0 हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1760। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले में एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण थैले में उसे कितना 18% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ पर वो कितने किलोग्राम का विक्रय मूल्य करता है। सिंपल सा है, एक पर क्या है 10% का लाभ, दूसरे पे कितना है 20% का लाभ, दोनों पे लाभ हो रहा है, और संपूर्ण में उसे कितना होता है 18% का लाभ होता है। ठीक, ये आ गया, ये सब परसेंट में है वैल्यू। 20 में से जब हम 18 माइनस करेंगे, 20 में से जब हम 18 माइनस करते हैं कितना बचेगा, 2 बचेगा। 18 में से 10 में से ये 10, 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8 बचा, काटा तो कितना बचा 1:4 आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, 20% के लाभ पर कितने किलोग्राम विक्रय करता है, तो 20 किलोग्राम वाले लाभ पर हमारा क्या आ जाएगा, 20 किलोग्राम वाले पर कितना है 4 के उसमें विक्रय करता है, तो टोटल थैले में कितना था, एक मिनट देख लेते हैं अपन, 100 किलोग्राम था टोटल में, तो 100 किलोग्राम। ठीक, 20% वाला पूछा तो 20 के नीचे कितना आता है 4, तो 4 को ऊपर रखेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 4, और एक को जोड़ देंगे हो जाएगा 5, 5 को इससे काट दिया हो गया 20, और 20 चौको 80, तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 7 श्रमिक एक कार के 2/3 भाग को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने और श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए कि एक ही दिन में सारा काम हो जाए। तो पहले देखिए लगा दीजिए 7, तो हमारे 7 श्रमिक हैं जो 2/3 भाग को पूरा करते हैं। ठीक, काम जो भी होता है वो हम नीचे रखते हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन खत्म। दूसरे में क्या, कितने और व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए, तो जो भी व्यक्ति ऐड हो जाएंगे वो साथ में ही हो गए, तो 7+x हो जाएगा कि काम एक ही दिन में खत्म हो जाए। कौन सा काम, बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कितना है 1/3 है। तो देखो इसको जब हम करेंगे 3 से तो 3 हमारा कट जाएगा, 2 जो है हमारा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा। जब 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2x, 28 में से जब 14 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मतलब 7 और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में 60% लड़कियां हैं, और 60% लड़कियां जो है वो क्या करती हैं, हमारे स्कॉलरशिप होल्डर है। ठीक, मतलब 100 विद्यार्थी लड़कियां हैं, और प्रत्येक 100 विद्यार्थी लड़कियों का वार्षिक जेब खर्च कितना है 25,000 रुपये है। 100 विद्यार्थी जो लड़के हैं उनका कितना है 35,000 रुपये है। तो कॉलेज में सभी विद्यार्थियों का औसत वार्षिक जेब खर्च कितना है। सिंपल सा है, इसमें क्या करो, देखो यदि 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे, डेफिनेटली होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब आप इसमें क्या करो, इसमें आप क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक खर्च कितना है 25,000 रुपये, एक लड़की का खर्च 25,000 है, तो 25 लड़कियों का खर्च कितना हो जाएगा, 60 लड़कियों का खर्च कितना हो जाएगा 25,000 का मल्टीप्लाई कर दो, इसे इसमें जोड़ दो। एक लड़के का खर्च कितना है 35, तो 40 लड़कों को कितना हो जाएगा इतना, और नीचे आ जाएगा टोटल, टोटल बच्चे कितने हो गए 100 बच्चे हो गए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 29,000,000। एक्चुअली ये मैं कर चुका हूँ कैलकुलेशन में, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, आप इसे कर लीजिए, हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, लाभ या हानि बताइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया है जब भी जिस वैल्यू के साथ एसपी लगा है, विक्रय मूल्य लिखा है, उसके साथ सीपी लगा देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं आ रहा तो डायरेक्टली कर दो। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, बराबर है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो एसपी को यहीं रखो, सीपी को उठा के इसके नीचे ले आओ, 5 को यहीं रखो, 4 को उठा के इसके नीचे ले आओ। देखो अब ये क्या है, एसपी किसको बता रहा है, 4 को, सीपी जो है, सीपी किसको बता रहा है, 4 को, एसपी किसको बता रहा है, 5 को। सिंपल सा है। तो 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची गई तो कितने का फायदा, 1 रुपए का फायदा। किस पे होता है, नीचे हमेशा आता है सीपी, तो नीचे आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई में कर देना 100, ये चला जाएगा 25 चौको 100, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू मीनू सोनू 3 चचेरे भाई बहन है। रेनू और मीनू समान आयु के हैं और उनकी आयु का जो एक फल है वो सोनू की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, तो 4 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी होगी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा रीनू और जो मीनू है वो उनकी एज जो समान है, तो जो रीनू को मैं आर से बता रहा हूँ, मीनू को मैं एम से बता रहा हूँ, इन दोनों की एज समान है। आगे क्या दिया हुआ है, इन तीनों जो कजन है ना, इनकी एज सोनू की एज की 5 गुना है। तो तीनों जो कजन हो गए, रीनू हो गए, मीनू हो गए और जो सोनू हो गए, इनकी जो तीनों का सम कर देते हैं तो वो 5 गुना है। किससे, सोनू की एज से, सोनू की एज का 5 गुना है। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है, सोनू की एज का तो 5 गुना हो गया। आगे क्या दिया, इसे चाहो तो इक्वेशन बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। आगे क्या दिया हुआ, 3 साल पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 5 गुना थी। 3 साल पहले रेनू कितने की हुई, कितने की, और सोनू भी कितना होगा, वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, एस माइनस 3, कितनी थी, 9 गुना, सॉरी 3 गुना थी। तो आप 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से जब वैल्यू अब हमारी निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, आर माइनस, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे सीधा ले लो, ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 9, डिवाइड में कितना चला जाएगा 3। एक हमारी इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और सेकंड से जब हम सॉल्व करेंगे, एक काम देखो, हमारा क्या दिया हुआ है, जो रीनू है वो मीनू की इसके बराबर है, तो आप एम की जगह क्या रख सकते हैं, आर भी रख सकते हैं। ठीक, एम की जगह आप क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, तो रख दीजिए। एक मिनट, ये मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, डिवाइडेड बाय 3 कहाँ से आ गया, नहीं 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 नहीं, डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ओके। ये हमारा डिवाइडेड बाय 3 नहीं आएगा, ये हमारा आ जाएगा आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3s माइनस का, ये हमारा 9 हो जाएगा, जब 3 उस तरफ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी सेकंड। उसके बाद आप क्या करो, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो। जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3s माइनस 6 प्लस, आगे जो वैल्यू रखी हुई है वो हो जाएगी हमारी कितनी, 3x माइनस 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 5z। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि x इज इक्वल टू 3 को यहाँ पे एक इक्वेशन दी, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6, और यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन दी है, ये दोनों गुणनखंड है, तो 6p और 5q की वैल्यू बताना है। एक बात आपको समझ आ रही है, यहाँ पे p है तो हमारी जो पहली वाली इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसमें p दिया हुआ है, और यहाँ पे q है तो सेकंड वाली इक्वेशन में q दिया हुआ है कि नहीं। अब इसमें आप क्या करो, ये जो 3 है ना, x इज इक्वल टू जो 3 दिया हुआ है, इसको ना इस इक्वेशन में रख दो। पहली वाली जो इक्वेशन है अपनी कितनी है, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6, इसमें x की, इसको 0 के बराबर रखो पहले, और इसमें x की जगह कितना रख दो, 3 रख दो। तो जब यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27। x की जगह 3 रखेंगे तो x का 3 में मल्टीप्लाई होगा 9 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। जब इसको हम सोल्व करेंगे, 18 में 6 जोड़ दो 24, 24 में ये जोड़ दो, कितना हो गया 27। ठीक है, तो हमारा 3p इज इक्वल टू, माइनस में हमारा कितना पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा 51, और जो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू कितनी आएगी, -17।
ये समझ आया। पी की वैल्यू -17 आ गई। अब सेकंड वाला जो है, अब एक बार क्यू की वैल्यू पी की वैल्यू इसमें रख दो, तो पी की वैल्यू जब सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आएगा 9, 5 दिया 15 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो क्यू का यही रहा। 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6 बचा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 6। पी की वैल्यू आ गई -17, क्यू की वैल्यू आ गई +6। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 17, ये माइनस का है प्लस 5 इंटू 6, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 17 टू 6 जा कितना होता है 102, 102 हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, 0 है, ठीक। प्लस 6 पंजे 30, इसमें से जब हमारा जाएगा तो कितना बचेगा -72, तो -72 हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक संख्या में 2 अंक हैं जिसका योगफल 8 है। यदि इन संख्याओं को में से 18 घटा दिया जाए तो प्रतिलोमित हो जाती है, मतलब ये बदल जाती है। जैसे मान के चलो कि पहली संख्या 15 है, यदि इसमें से मैं 8 माइनस कर दूंगा, इसमें से यदि 18 माइनस कर दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। इस टाइप की हो रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर लिया करो। तो बाय ऑप्शन हम कैसे करेंगे, देखिए 8 और 0, 8, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है 8 हो रहा है। इसमें से जब मैं 18 माइनस करूंगा क्या ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2, 2 आ गया तो वैसे ही नहीं होगा, ये होगी पलट के, ठीक। 53 है, 53 में से यदि मैं 8 माइनस करूं, सॉरी 8 नहीं 18 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 गया बचा 3। ये देखो पहले संख्या कितनी थी 53, अब पलट के कितनी हो गई है 35। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2880 रुपये को 7:11 के अनुपात में 2 भागों में बांटना है, तो दीर्घतर भाग बताइए। ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ करना नहीं, चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये हमने वैल्यू लिखी, बड़ा वाला भाग क्या है 11, तो 11 को ऊपर लिख दो, नीचे क्या लिखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 11 और 7 का कॉम्बिनेशन कितना होता है 18 होता है, ठीक। इसे 18 की टेबल से उड़ा दीजिए, यदि नहीं उड़ा रहे हैं तो आप कितनी की टेबल से, 2 से टेबल से कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 2 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0 की 0, 2 नम 18। अब आप इसे 9 से उड़ा दीजिए, 9 एकम 9, ठीक है, कितना बचा 5 बच गया, 9 छक्का 54 और ये 0 हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1760, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 100 किलोग्राम शक्कर के थैले में एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण थैले में उसे कितना 18% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ पर वो कितने किलोग्राम का विक्रय मूल्य करता है। सिंपल सा, एक पर क्या है 10% का लाभ, दूसरे पे कितना है 20% का लाभ, दोनों पे लाभ हो रहा है, और संपूर्ण में उसे कितना होता है 18% का लाभ होता है, ठीक। ये आ गया, ये सब परसेंट में है वैल्यू। 20 में से जब हम 18 माइनस करेंगे, 20 में से जब हम 18 माइनस करते हैं कितना बचेगा 2 बचेगा। 18 में से 10 में से ये 10, 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8 बचा, काटा तो कितना बचा 1:4 आ गया। अब पूछा क्या है हमसे 20% के लाभ पर कितने किलोग्राम विक्रय करता है, तो 20 किलोग्राम वाले लाभ पर हमारा क्या आ जाएगा, 20 किलोग्राम वाले पर कितना है 4 के उसमें विक्रय करता है, तो टोटल थैले में कितना था, एक मिनट देख लेते हैं अपन, 100 किलोग्राम था टोटल में, तो 100 किलोग्राम, ठीक। 20% वाला पूछा तो 20 के नीचे कितना आता है 4, तो 4 को ऊपर रखेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 4, और एक को जोड़ देंगे हो जाएगा 5, 5 को इससे काट दिया हो गया 20, और 20 चौको 80, तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 7 श्रमिक एक कार के 2/3 भाग को 4 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने और श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए कि एक ही दिन में सारा काम हो जाए। तो पहले देखिए लगा दीजिए 7, तो हमारे 7 श्रमिक हैं जो 2/3 भाग को पूरा करते हैं, ठीक। काम जो भी होता है वो हम नीचे रखते हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 4 दिनों में पूरा कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन खत्म। दूसरे में क्या है, कितने और व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए, तो जो भी व्यक्ति ऐड हो जाएंगे वो साथ में ही हो गए, तो 7 + x हो जाएगा कि काम एक ही दिन में खत्म हो जाए। कौन सा काम, बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कितना है 1/3 है। तो देखो इसको जब हम करेंगे 3 से तो 3 हमारा कट जाएगा, 2 जो है हमारा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा। जब 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2x, 28 में से जब 14 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मतलब 7 और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में 60% लड़कियां हैं और 60% लड़कियां जो है वो क्या करती हैं, हमारे स्कॉलरशिप होल्डर है। ठीक, मतलब 100 विद्यार्थी लड़कियां हैं और प्रत्येक 100 विद्यार्थी लड़कियों का वार्षिक जेब खर्च कितना है, 25,000 रुपये है। 100 विद्यार्थी जो लड़के हैं उनका कितना है, 35,000 रुपये है। तो कॉलेज में सभी विद्यार्थियों का औसत वार्षिक जेब खर्च कितना है? सिंपल सा है। इसमें क्या करो, देखो, यदि 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे, डेफिनेटली होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब आप इसमें क्या करो, इसमें आप क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक खर्च कितना है, 25,000 रुपये। एक लड़की का खर्च 25,000 है तो 25 लड़कियों का खर्च कितना हो जाएगा? 60 लड़कियों का खर्च कितना हो जाएगा? 25,000 का मल्टीप्लाई कर दो, इसे इसमें जोड़ दो। एक लड़के का खर्च कितना है, 35, तो 40 लड़कों को कितना हो जाएगा, इतना। और नीचे आ जाएगा टोटल, टोटल बच्चे कितने हो गए, 100 बच्चे हो गए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 29,000,000। एक्चुअली मैं कर चुका हूँ कैलकुलेशन में, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, आप इसे कर लीजिए, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, लाभ या हानि बताइए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया है, जब भी जिस वैल्यू के साथ एसपी लगा है, विक्रय मूल्य लिखा है, उसके साथ सीपी लगा देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं आ रहा तो डायरेक्टली कर दो। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, बराबर है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो एसपी को यहीं रखो, सीपी को उठा के इसके नीचे ले आओ, 5 को यहीं रखो, 4 को उठा के इसके नीचे ले आओ। देखो, अब ये क्या है, एसपी किसको बता रहा है, 4 को। सीपी जो है, सीपी किसको बता रहा है, 4 को। एसपी किसको बता रहा है, 5 को। सिंपल सा है। तो 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची गई तो कितने का फायदा, 1 रुपए का फायदा। किस पे होता है, नीचे हमेशा आता है सीपी, तो नीचे आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई में कर देना 100, ये चला जाएगा 25 चौको 100, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमारे जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, सिंपल अर्थमेटिक बचा हुआ है हमारा। ठीक, बीच में कुछ और क्वेश्चंस थे मैंने छोड़ दिए जो काफ़ी इजी हैं, हम पहले कर भी चुके हैं, तो वो बन जाएंगे। अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, पहला हमारा दिया हुआ है एंगल सी डी, ये रहा सी डी बी। ये जो एंगल है ये मेरा कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और अगला दिया हुआ है डी बी बी, डी बी ए जो एंगल ये भी है 50 है। यदि दो एंगल मेरे ऐसा एंगल है ये, इस पर यदि ये एंगल एक्स इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब समानांतर है। ठीक, तो समानांतर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे दो एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो समद्विबाहु हो जाता है। दो मतलब साइड हमारी बराबर है, मतलब समद्विबाहु। समद्विबाहु में सिर्फ एक ही एंगल ऑप्शन है। ठीक, अगला करते हैं, सेकंड वाला क्या है, ये देखिए, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, मतलब जो पी क्यू कहाँ है, पी और क्यू ये आर एस के पैरेलल है। ठीक है, तो ए ई एफ, अब इसको यदि मैं आपको तिरछा करके दिखाऊं, देखिए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इसको मैं पी क्यू मान लेता हूँ और इसको मैं आर एस मान लेता हूँ। दो लाइन मेरी क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है, मतलब समानांतर दी हुई है। बाद में क्या दिया है, एक एंगल दिया हुआ है, इसके बीच में से एक लाइन गई हुई है। ठीक, क्या दी है, ए ई एफ, ये कितना है मेरा 95, ए ई एफ। अब ऐसी कोई एक लाइन गई हुई है, ऐसी मैंने एक लाइन बना दी। ठीक, इसको ए मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, और ये क्या हो गया, बी हो गया। और इसमें से एक दूसरी लाइन ऐसी गई हुई है, वो मेरी कितनी गई है, बी सी एच, ये एच हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, जी। ऐसा कुछ है, एंगल बना हुआ है, इसको जब मैं घुमा के देखूंगा तो भी थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ए ई एफ, ये रहा, देखो ये रहा मेरा ए, एक मिनट, ये रहा मेरा ए, दूसरा क्या है ए ई, और तीसरा क्या है एफ। यदि ए ई एफ मेरा कितना है, 90 है, कितना है, 95 है ए ई एफ, तो मतलब मैं इसकी बात करूँ, ये मेरा कितना है, 95 दिया हुआ है। ठीक, ये यदि मेरा 95 है तो ये दूसरी तरफ वाला एंगल होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोई भी लाइन होती है ये, इस पर जो एंगल बनता है वो मेरा कितने का होता है, 180 का होता है। अब यदि ये 95 है तो बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, 85 का हो जाएगा, तभी तो 95 का हुआ। अब दूसरा एंगल कितना दिया है, बी एच एस, ये रहा बी, ये रहा एच, ये रहा एस, ये जो एंगल है ये मेरा कितने का दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है
1/10 का, तो यदि ये 1/10 का है मतलब 110 का है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा बचा हुआ एंगल, ये कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये वाले एंगल देखो एक ही तरफ है, ई और जी, ये दोनों एंगल एक ही तरफ है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बी जी ये वाला जो एंगल है ना, बी जी एच, ये मेरा कितना हो जाएगा? 85 के बराबर हो जाएगा। और हमें मालूम है तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो मेरा कितना होता है? 180 होता है। तो बस तीनों को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 85 और 70 को जोड़ के, 85 और 70 को जोड़ो और 180 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 155। और जब इसे 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 25। 25 ऑप्शन हो गया, ये रहा। अगला चलते हैं। ये वाला तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, छोड़िए, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये माइनस माइनस में आंसर प्लस में आ जाएगा। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो 64 किस में मिलता है? 4 में। और ये किस में मिलता है? 11 में। 11 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, 4 का करते हैं तो 64 आता है। आंसर आ जाएगा 44। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी चलती है। जैसे यदि प्रॉपर्टी ये है, मैं जैसे मेरे पास लिखा है e की पावर n प्लस ए की पावर m, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर n प्लस ए की पावर m। ठीक, मतलब ये रिवर्सिबल चलती है, यहाँ से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। बस यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें ये करना है, देखो इसमें से मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 3, ये मैंने लिख दिया। नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे तो जैसा है वैसे ही रहने दो। ठीक, अब क्या करूँ, इसमें से 3 की पावर n कॉमन ले लूँ। जब मैं 3 की पावर n कॉमन ले लूँगा तो ऊपर कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर माइनस 3, नीचे क्या बचेगा? 3 की पावर n, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। इससे ये मेरा कट गया। अब ऊपर आगे सॉल्व करेंगे, जगह देखते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 3, नीचे कितना बचेगा? 3, ऊपर कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 3, बचा कितना? 2। तो हमारा आंसर है। आगे जाओ, एक वृत्त की जीवा, उसकी त्रिज्या ओ ए के बराबर है। जैसे ये मेरा रहा वृत्त, उसकी जीवा मेरी ये रही। जीवा कितनी है? ए और बी। वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या ये रहती है, ये ओ ए के बराबर है। यदि ये बराबर है तो एक जो दूसरी लाइन में खींचूंगा, ये वाली, ये भी मेरी बराबर हो जाएगी। सही से नहीं खींची, एक मिनट, ये वाली भी बराबर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? जब ये भी बराबर हो जाएगी तो ए ओ बी मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो देखो, जब हमारे क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या होती है, केंद्र पर त्रिज्या से जो भी एंगल मेरे जीवा पर बनते हैं वो मेरे कौन से होते हैं? क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मैं हिंदी में नाम भूल गया एक्चुअली। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिनका एंगल जो होता है ना, वो कितना, एंगलों का जो होते हैं वो 60-60 के होते हैं। ठीक, 3 होते हैं ना अपने, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको शायद बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, समत्रिभुज, समत्रिभुज शायद, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो नाम याद नहीं आ रहा। चलो खैर, देख लीजिए आप। आगे देखिए, अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग की गति पर चलते हुए इतने घंटे से विलम्ब हो जाती है ट्रेन, तो सामान्य समय बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन में एक और चीज़ क्या होती है, आपने देखो फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। इसका क्या मतलब है? इस फॉर्मूले जानते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि एस मेरा बढ़ रहा है तो टी मेरा कम हो जाएगा। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि एस और जो टी मेरा होता है वो एक दूसरे के उलट होते हैं। यदि मेरी स्पीड की बात करूँ, यदि मेरी स्पीड 2:1 है, तो जो मेरा टाइम है वो टाइम मेरा उलट जाएगा, वो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक, बस यही वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा। इसको हटा देते हैं। और देखो, मैंने हमेशा आपको बताया, नीचे वाला जो चीज़ होती है, नीचे वाला जो नंबर होता है वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। तो ओरिजिनल मेरी चाल, सामान्य चाल कितनी है? 4, लेकिन 5, लेकिन चल कितने से रहा है? 4 से।
यदि ये मेरा एस दिया हुआ है तो जो मेरा टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ये मेरा टाइम हो गया। तो उसने क्या बोला है कि ये 1.5 घंटे लेट हो जाता है। ठीक, 1.5 घंटे मतलब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, चलो मैं बता देता हूँ। एक सही 1/2 है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया 2, फिर 1 उसमें जोड़ दिया, नीचे लिख दिया 2, तो कितना आ जाएगा, 3/2। ऐसे आ जाता है 3/2। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, विलम्ब हो जाता है। यहाँ पे कितनी देर में विलम्ब हो रहा है, यदि यहाँ की मैं बात करता हूँ, यहाँ कितनी देर में विलम्ब हो रहा है, यहाँ पे देर लग रही है 1। 1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 की वैल्यू दी है 3/2। 1 की वैल्यू 3/2 दी हुई है। तो उसने क्या पूछा है, तो सामान्य समय बताओ। तो सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल 5 है, तो सामान्य समय नीचे वाला यही बोला, इसके नीचे वाला होगा। तो आप क्या करो, 4 × 3/2 कर दो, ये इससे जाएगा 2 बार, और 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। 6 हमारा आंसर है। आगे देखिए, रेनू की आयु x वर्ष है। ये रेनू है, उसकी आयु कितनी है, x है, और उसकी बहन उससे 5 साल बड़ी है। बहन मतलब सिस्टर ले लो, उससे कितनी 5 साल बड़ी है, तो कितना हो जाएगा, x + 5। यदि इन दोनों की आयु का 35 है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो बीना की आयु बताओ, बीना मतलब इसकी बहन की आयु बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 5 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। यदि ये 15 है, मतलब x की वैल्यू 15 है, तो उसकी बहन कितने की हो जाएगी, 20। तो आंसर हो जाएगा 20। एक्चुअली 20 नहीं है, 5 का मल्टीपल हो जाएगा ये वाला। ये देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक रेडियो 100% के डिस्काउंट पर देता है, 1000 रुपये में देता है। तो उसमें जो एमपी होगी, एमपी कितने की होगी, 1000 रुपये की होगी। कैसे लिख दिया, एमपी जो होगी वो 1000 रुपये की हुई, 1000 रुपये उस पर लिखे होंगे, उस पर 20% की छूट दे दी। यदि 20% की छूट दे दी तो बचा क्या, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा क्या, हमेशा हम बची हुई वैल्यू लिखते हैं। वो कितनी बची, 80, इससे ये कट गया। वो वैल्यू कितनी की होगी, 800 की होगी। जो बोलता जाए वो करते जाओ। दूसरे व्यक्ति ने, मतलब ये किसी व्यक्ति को बेची 800 में, दूसरे व्यक्ति ने इस पर 400 रुपये बढ़ा दिए, 400 रुपये बढ़ा दो। ठीक, कितने की हो गई, वो होगी 1200 की, और उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया। यदि 25% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितने की बेची होगी, 75% की। 00, 12×5 = 60, 12×4 = 90, कितने की हो जाएगी, 900 की। मतलब 800 रुपये में उसने खरीदी थी, और बेची कितने हैं, 900 रुपये में बेची है, तो कितने का फायदा, 100 का फायदा, किस पर, 800 पर। मल्टीप्लाई 100, 1 2 1 2, 100 में जब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 आता है। चलिए, 5 समान घन जिसकी प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन, और एक दूसरे का आसन रखे हुए हैं, मतलब ऐसे वाली आते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे रखे हुए हैं। निम्न ठोस आयतन क्या होगा, आयतन पूछा है तो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है। तो एक की भुजा 5 है तो 5 का क्यू कर दो, 5 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। यदि एक की वैल्यू 125 है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, 5 × 125 कितना आ जाएगा, 625। ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों नंबरों का योग 14 आने की प्रयत्न बताओ। 14, 14 तो आ ही नहीं सकता, नहीं, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पासे हैं, दूसरे पासे पे भी सेम नंबर होगा। किसको जोड़ेंगे, 14, जहाँ सबसे बड़ी वैल्यू को भी यदि अपन जोड़ रहे हैं तो वो 12 तक ही पहुंच रही, तो 14 तो पहुंच ही नहीं पाएगी कभी, इसलिए आंसर 0। नए टेलीविजन सेट का मूल्य 22,000 रुपये है, प्रति वर्ष इस पे 20% का अवमूल्यन हो जाता है, मतलब डिप्रिशिएट, मतलब वैल्यू कम हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद इसका अवमूल्यन क्या होगा। अब देखो 20% कम हो रही है, तो आप क्या करो, वैल्यू 20% को सॉल्व करो। 20% बराबर कितना होता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, मतलब वैल्यू कितनी है, वैल्यू 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है, वैल्यू 5 से 4 हो रही है। पचम 25 मल्टीप्लाई करो, इसका करो, 4 चौक 16। तो ये जो वैल्यू दी हुई है, ये 25 की वैल्यू दी है, मतलब 25 बराबर मेरे को कितना दिया है, 25 बराबर दिया है, तो ये दिया हुआ है। एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 इसमें मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, उसके बाद 16 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 16 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो सॉल्व, 25 के जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं काट देता हूँ, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 4 दूनी
8 4 दूनी 8 और 16, ये निकल जाएगा, इनका सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये सिंपल सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेना। एक आयत का क्षेत्रफल 400 दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दिया हुआ है? 400। ठीक है, यदि इसकी भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा को दोगुनी कर दो, ये भी दोगुनी हो जाएगी 2l, ये भी दोगुनी हो जाएगी 2b। ठीक है, तो देखो कितनी हो गई? 4 गुना हो गई टोटल, तो इसमें फाइनली 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1600। ये आंसर। और मुझे लगता है कि ये खत्म हो गया। अच्छा ये किया, इसमें क्या करना है? होल स्क्वायर ब्रेक करना है, ये तो यार आसानी से कर सकते हैं, चलो कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस लगा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या है? इन दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस को बाहर ही रखो तो कन्फ्यूजन कैसे हो जाती है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, उसके बाद जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहीं कर देता हूँ, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस है ना एक, ये इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो ये फाइनली मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। काटापटी कर दो, ये माइनस से प्लस चला गया, 2ab से 2b चला गया, तो कितना बचा? ए स्क्वायर की वैल्यू तो एक है, ये एक स्क्वायर 1 2 3 प्लस 3b स्क्वायर, ये आंसर है, ये दिया है। आगे चलते हैं, ख़त्म। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और घर पर रहिए, हंसते रहिए, कोरोना से बचते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।